कितना संघर्षपूर्ण रहता है कार्यकर्ता का जीवन पार्टी के भीतर? संघर्ष तो ऐसा रहता है कि उसको खुद में नहीं मालूम रहता कि उसको केवल एक ही रहता है कि मुझे अपनी पार्टी को जिताना है। उसको ये नहीं दिखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसको केवल एक ही रहता है कि हम अब इस पार्टी को कैसे उस शिखर पे पहुंचाएं जिसके लिए हम कल्पना करके निकले थे, और उसी उम्मीद पे हम रात दिन मेहनत करते हैं। पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हमारा क्या भूखे हैं कि नहीं भूखे हैं। का कैसा पल आपको याद है जब अब खाली समय सोचते होंगे कि अरे वो क्या समय था जब मेरे साथ ये घटना घट गया? ऐसा कुछ खास मोमेंट शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ आप? हुआ था, उस घटना को शेयर करने में बड़ा दर्द है। कितना सच्चाई मानते हैं कि अगर हम कंपेयर करें कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य पार्टी से, तो कितना नियम निष्ठा से चलने वाला पार्टी लगता है आपको? पर नियम का अनदेखी कुछ ऐसे स्वार्थी लोग आके करते हैं कि आम कार्यकर्ताओं के दिल में क्या ठेस लगेगी वो कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। आज के जो नए जनरेशन आ रहा है राजनीति में, वो बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं। मैं बोलूँगा तो अगर कुछ कटु सत्य भी होगा, आज की डेट में राजनीति में सेवा तो कम, स्वार्थ ज़्यादा हो गया है। लेकिन जब बात करते हैं जनता की सेवा की, उनको लाभ दिलाने की, तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर भी बहुत भी पिछड़ा हुआ है। तो कारण क्या मानते हैं आप? उसका पिछले 5 साल में इतना बंदर बांट किया कि नल घर योजना वाले जैसी महापौर जी बैठी मिनल चौबे जी, वैसे ही उन्होंने छत्तीसगढ़ से अपना बुरिया बिस्तर उसके पहले ही हैंड ओवर कर दिया उन्होंने बैक डेट में साइन करके। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम आज की राजनीति, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज की राजनीति ये सेकंड पार्ट है। हमारा पहला पार्ट है सवाल जो आपका है, जिसमें हम नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाए हैं। ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम जो अभी नए युवा नेता है जो राजनीति में आए हैं और कुछ नया करने की चाह रखते हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है उनका मानसिकता, क्या उद्देश्य लेकर राजनीति में आए हैं और कितना कुछ सफल हो रहे हैं राजनीति में आने के बाद। आज हमारे साथ मेहमान है हरीश ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले जानना चाहते हैं कौन है हरीश ठाकुर जी? मैं एक छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर फॉरेस्ट विभाग में क्लर्क की पोस्ट में थे। मेरे श्यामनगर में निवास है, और मैं एक ऐसा कार्यकर्ता रहा हूँ जो संघर्ष की राजनीति से अपना कार्य चालू किया। संघर्ष से आने की सत्ता थी नहीं भाजपा में, और उस समय स्कूल में जब जाता था तो देखता था बड़े बड़े बैनर पोस्टर का से निकलता हुआ। स्कूल से छत्तीसगढ़ कॉलेज पढ़ता था तो वह रास्ते में देखता था बड़े बड़े बैनर पोस्टर। तो मैं भी सोचता था कि कभी इस राजनीति के माहौल में मैं भी एक परिवेश में जाऊंगा, क्योंकि सेवा करना एक मेरे स्वयं का धैर्य है, और मैं सेवा के सहारे भी आगे बढ़ने की इच्छा रखता था। पर उस स्थिति में आज बैठा हूँ कि राजनीति की इस जगह पे आज पहुँचा हूँ मैं। तो राजनीति में लाने के पीछे आप किनका हाथ था, किनको देखकर आप राजनीति में आए हैं, और वो दौर कौन सा था? मैं 1999 के आसपास की बात है। उस समय छत्तीसगढ़ के लिए संघर्ष चल रहा था, और सारे बड़े हमारे लोग छत्तीसगढ़ के लिए दिल्ली और सभी जगह जाके कूच कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है। उसी में हमने भी देखा था कि सच्चिदानंद और उपासने जी उस संघर्ष में भागीदार थे, और वो हम लोग को छोटे छोटी बैठकें लेते थे कि छत्तीसगढ़ बढ़ाना कैसे कैसे छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है। उसके लिए उन्हीं के साथ हमने धीरे से अपनी राजनीति की सीढ़ी चालू की। जी, आपने बताया कि आपका राजनीति में आने के पीछे का उद्देश्य जनता की सेवा है, जन सेवा है। जब आप पढ़ाई के दौर में थे, जब पढ़ाई शिक्षा ले रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, तब आपके दिमाग में था कि मुझे आगे जाकर राजनीति में ही जाना है कि किसी दूसरे फील्ड में जाकर मुझे अपना करियर बनाना है? नहीं, मुझे राजनीति का इसलिए एक विचार दिल में आया जब मैं 10वीं 11वीं में था। मैं राजनांदगांव में पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था 11वीं में। उस समय मंडल आयोग लागू हुआ था। मंडल आयोग उस समय बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया, जो कि ऐसा थोपा गया था कि मंडल कमीशन मैं उसी समय से ले लिया था कि मैं कुछ समाज में करूँगा, सम्मान वर्गों के लिए भी। इस प्रकार से हम लोगों के ऊपर में भी बंधन बांध दिया गया, और हमारे ऊपर में इस प्रकार से बंधन बांधा गया
कि एक 27% आरक्षण है, लेकिन हम भी मिडिल क्लास गरीब वर्ग से थे, हम कोई हमारा बहुत बड़ा वो नहीं था। तो मैंने देखा कि गरीब वर्गों को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए था। आज भी देखेंगे सम्मान वर्ग के लोग गरीब हैं। उस समय जब ऐसा हुआ तो हमने उस समय वहाँ पर आनंद गांव में आंदोलन किया और मैं छोटी सी उम्र में घायल हुआ और मुझे उस समय मैंने बस में एक ठुक तोड़फोड़ हुई और नाबालिग था, तो मुझे पुलिस वालों ने वहीं पर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और मुझे अचेत स्थिति में ले गया के मारा था, तो एडमिट करके छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद मेरे पिताजी यहाँ से राजनांदगांव जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ से भागते हुए आए और मुझे उसके बाद में ही राजनीति में जाने की इच्छा हुई। तो भारतीय जनता पार्टी आपने क्यों चुना? क्योंकि जब जिस समय आपका राजनीति में प्रवेश हो रहा था उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, तो आपके पास कांग्रेस एक ऑप्शन था। कांग्रेस का ऑप्शन इसलिए नहीं कि मेरे एक संघ से जुड़ाव था। मैं जब छोटा था तो हिंदुत्व का ही झंडा लेना चाहता था और संघ में ऐसा था कि मैं छोटी छोटी वहाँ पर राजनांदगांव में जब था तो छोटी सी शाखा लगती थी, तो वहाँ हाफ पैंट पहन कर जाता था। वहाँ धर्मपाल गुप्ता जी सांसद थे, तो उनके सम्मुख में वहाँ पर हम बैठक में वहाँ जाते थे। तो वो वहाँ पर एक सीख मिली थी कि संघ में करोगे तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए आप सेवा कार्य करेंगे। पर ज़्यादा तो संघ में नहीं जुड़ पाया, लेकिन एक संघ के प्रति लगाव था। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में वही हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ सकता है, सनातन की बात कर सकता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में है वो सनातन धर्म के विरोधी है? नहीं, उनका एक कुछ अलग एक वो रहता है था, सिंबल रहता था, जिसमें कि वो हिंदुत्व के प्रति उनकी नरम रुख नहीं था। वो केवल राजनीति, स्वार्थ की राजनीति करना चाहते थे और एक परिवार की ही राजनीति में उनके परिवार का देख रहा था कोई। उस समय भी जब मैं था तो सीताराम येचुरी जी मेरे ख्याल से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, ऐसा मेरे को आभास है, क्योंकि उस समय हम लोग पढ़ाई और सब कुछ करना पड़ता था, राजनीति का थोड़ा सा बैकग्राउंड में था। लेकिन उनके यहाँ मैंने देखा कि एक परिवार के आगे कुछ नहीं था और हमारे यहाँ संगठन ही सबसे सर्वोपरि था। तो संगठन और संघ के विचारधारा के कारण ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। जहाँ तक हमें जानकारी सर, आपका कोई राजनीतिक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा है। अभी आपने कहा कि आपके पिताजी क्लर्क का काम करते थे, तो जब आप राजनीति में आने के लिए उनसे चर्चा की तो कितना सपोर्ट उनको मिला और कितना सहज आप महसूस किए राजनीति में आने के लिए अपने आप को? मैं जब छोटा था तो जब राजनीति में जाता था तो मेरे पिताजी ने बहुत मारा। एक बार ऐसा था कि मुझे भूखा भी रखा, बोले ये बहुत गंदा चीज़ है, इसमें मत जाना। पर दिमाग में आदमी के रहता ना मुझे करना है, तो मैं बोला छुप छुप के करता था। फिर एक ऐसी दुर्घटना घटी कि मेरे फादर वो अटैक आ गया, ट्रेन में ही ख़त्म हो गए। और उसके बाद मैं बहुत संघर्ष किया। 5 साल तक ट्रक भी चलाई मैंने, अपनी खुद की ट्रकें थी, मैं ट्रक चलाता था। पर राजनीति के बोलते जिसको एक बार कीड़ा काट लेता है ना, वो कैसे भी करके राजनीति में ही आना चाहता है। मैं जब अपने होश संभाला तो उस समय छत्तीसगढ़ के लिए संघर्ष चल रहा था और मैंने उपासना जी को जाके संपर्क किया। यहाँ पर छोटे छोटे बैठकें होती थी, उसमें जाके सम्मिलित हुआ, एक बूथ अध्यक्ष से कार्य चालू किया। जी, आप भी अपने आप को देखते हैं और जिस प्रकार की राजनीति हो रही, चूँकि आप 1999 से अपनी राजनीति शुरुआत की थी, आज लगभग 26 वर्ष हो चुका है आपको, कितना कुछ बदलाव देखे हैं आप और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में हुआ कि निगेटिव में हुआ है? पहले तो ऐसा लगता था कि राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, अब ऐसा लगता है कि राजनीति के दलदल में फंसते फंसते कहीं हम फंस न जाएं और उससे उबरना एक बहुत संघर्ष की चीज़ है। क्योंकि राजनीति में जब अपना आपने एक 25-26 साल देने के बाद उससे निकलना चाहेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे। आप एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किए, उसके बाद अभी धीरे धीरे काम करते करते भी अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं, अलग अलग पदों पर पार्टी ने आपको दिए हैं दायित्व। कितना संघर्षपूर्ण रहता है कार्यकर्ता का जीवन पार्टी के भीतर? संघर्ष तो ऐसा रहता है कि उसको खुद में नहीं मालूम रहता कि उसको केवल एक ही रहता है कि मुझे अपनी पार्टी को जिताना है। उसको ये नहीं दिखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसको केवल एक ही रहता है कि हम अब इस पार्टी को कैसे उस शिखर पे पहुंचाएं जिसके लिए हम कल्पना करके निकले थे, और उसी उम्मीद पे हम रात दिन मेहनत करते हैं। पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हमारा क्या भूखे हैं कि नहीं भूखे हैं, पैर में जूता है कि चप्पल है, क्या नहीं है।
जब सामने जाके किसी के सामने खड़े होते हैं बड़े के, अरे यार हम तो चप्पल पहन के आ गए, तो हम ऐसी स्थिति भी देखते हैं कभी कभी, तो सोचते हैं कि यार हमें भी साफ कपड़े पहन के निकलना था, लेकिन क्या करें, राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि दौड़ भाग में ही अपना सब कुछ खो देते हैं। एक ऐसा पल आपको याद है जब अब खाली समय सोचते होंगे कि अरे वो क्या समय था जब मेरे साथ ये घटना घट गया, ऐसा कुछ खास मोमेंट शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ आप? हुआ था, उस घटना को शेयर करने में बड़ा दर्द है। हम सुनना चाहेंगे। पार्षद चुनाव था, मैं मंडल अध्यक्ष रहा और मेरे को पार्टी ने इसी वार्ड मदर टेरेसा वार्ड से टिकट दिया और मैंने इतना संघर्ष करके उस जगह पे पहुंचा कि एक छोटा सा कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष शक्ति केंद्र के बाद मंडल में मंत्री, फिर मंडल अध्यक्ष, सोचिए उस सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते कितने साल गुजरे होंगे। एक पल आता है कि आदमी को टिकट मिलता है कि अब सोचता है कि इस टिकट मिलने से अपना लाइफ और अपनी राजनीति का एक स्टाइल अपनी बदली होगी कि हम सेवा करने को वो मौका मिलेगा कि आदमी पब्लिक में सेवा करता है, लेकिन किसी पद की एक पीछे में मार्का लगने से, नाम लिखाने से उसको एक ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी जगह में अब यहाँ से अपने आप, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को हमने सुना है कि हमारे रमेश बैस जी जो राज्यपाल रहे वो भी एक पार्षद के पद से ही अपनी राजनीतिक जीवन को बढ़ाए आगे। हम भी सोचे थे कि चलो हमको पार्षद की टिकट मिली है, अब इसमें हम जीतेंगे क्योंकि हमारा क्षेत्र था। मेरा बचपन से सब कुछ यहीं पर श्यामनगर क्षेत्र में, और मैं एक ऐसे व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस से कि जिसे मुझे हराना एक ऐसा लगता था कि ये ऊंचे मकान और मैं नीचे पकवान से निकल रहा हूँ। तो मैं बड़ा उत्सुक हुआ जब मुझे टिकट डिक्लेयर किया गया, पर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी दूसरे दिन मुझे फ़ोन आया कि आपकी जगह में किसी और को टिकट दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन का वो भाग जिसको मैं आज भी रोता हूँ, कि वो समय ऐसा था कि मैं अपने जीवन में कभी भुला नहीं सकूँगा। शायद मैं यहाँ उपस्थित नहीं होता, मैं उस दिन अपने आप को सुसाइड कर लेता। लेकिन बोलते हैं ना, भाजपा के झंडे तले काम करना आसान नहीं है, काम करते हैं और अपना जीवन दिखाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो दूसरी पार्टी से आया। केवल फोटो की राजनीति करने वाले व्यक्ति को अगर टिकट मिलना है तो उन कार्यकर्ताओं के लिए भी सोचना पड़ेगा। उसके बाद भी जब हम कार्यकर्ता से बात करते हैं तो उन डंके की चोट पर ये बोलते हैं कि संगठन तो है बीजेपी की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी संगठन है और इसमें सिद्धांत काम करता है। कितना सच्चाई मानते हैं कि अगर हम कंपेयर करें कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य पार्टी से, तो कितना नियम निष्ठा से चलने वाला पार्टी लगता है आपको? नियम तो हम लोगों में बहुत कुछ नियम पे चलते हैं, पर नियम का अनदेखी कुछ ऐसे स्वार्थी लोग आके करते हैं कि आम कार्यकर्ताओं के दिल में क्या ठेस लगेगी वो कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। नियम तो हमारे यहाँ इतने हैं कि हम लोग अगर नियम की परिपाटी में चलेंगे तो हमारा अपना जीवन का, बोलते हैं ना कि गीता के सार पढ़ना चाहिए, अच्छे करते कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। हम उसी आधार पे चलते जा रहे हैं, अच्छे कार्य करने की पूरी कोशिश करते हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे, बस वही एक हमारा ध्येय है। आज के जो नए जनरेशन आ रहा है राजनीति में, वो बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, पावर के लिए, मनी के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए। तो ये कितना सही है राजनीति के लिए? और राजनीति अगर आ रहे हैं आप सेवा भाव के लिए, तो जनता की सेवा के लिए कितना सार्थक साबित हो सकते हैं? मैं बोलूँगा तो अगर कुछ कटु सत्य भी होगा, आज की डेट में राजनीति में सेवा तो कम, स्वार्थ ज़्यादा हो गया है। एक कटु सत्य है, पहले मैं फिर बाद में सब, यही एक राजनीति की परिभाषा होती जा रही है आज। पहले हमने जिस समय हमारी सरकारें रहती थी, नहीं रहती थी, तो भी हम ये सोचते थे कि आम पब्लिक को हम कैसे फ़ायदा दिला सकें। हम इसी ऑफिस में बैठ के 500 लोगों को मज़दूर कार्ड बना के दिए। 500 लोग मज़दूर कार्ड किसको बोलते हैं? मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। जब मैं 2019 में जब छोटा सरकार हमारी नहीं रही,
सत्ता में वही लोग रहे, विपक्ष में वही लोग रहे कि जो संघर्ष के समय साथ देते रहे। लोग पीछे मुड़ के जब बुलाते थे कि आइए बैठक में चलना है, तो कोई नहीं आता था। चल तू आता हूँ, अरे मेरे को फ़ोन मत करना, मेरे यहाँ बहुत सारे लोग कांग्रेस से भी जुड़े हैं, उससे भी जुड़े हैं, मेरे को फ़ोन मत करना यार, मैं समय नहीं दे पाऊँगा। और जैसे ही सरकार आई और वो पहली सीढ़ी में बैठने लगे, हम पीछे सीढ़ी में ही रह गए। ये स्थिति है। राजधानी रायपुर की बात करें तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मेयर यहाँ बैठी हुई है। और जब हम बात करते हैं विकास की, पार्टी किसी भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जब बात करते हैं जनता की सेवा की, उनको लाभ दिलाने की, तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर भी बहुत भी पिछड़ा हुआ है। तो कारण क्या मानते हैं आप? इच्छा शक्ति कमी? देखिए 15 साल कांग्रेस का महापौर और सरकार रही है। अभी तो हमारी महापौर 4 महीने ही सही तौर पे बैठी हुई है। 4 महीने तो आप 15 साल के सुशासन में, जो उनको बोलते हैं कांग्रेसी सुशासन हमने किया है नगर निगम में, उसका भांडा फूट रहा है। अभी आप देख रहे होंगे सभी जगह की योजनाएं आप देख लो। इन्होंने जितने स्मार्ट सिटी में हमारे पैसे का दुरुपयोग किया है, उतना तो भगवान न करे कोई और सरकार ने कभी जीवन में किया हो, इतना उन्होंने दुरुपयोग किया है इस पैसे का। कोई भी जगह में स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा कि इन्होंने उस पैसे का पूरा बंदर बांट किया है। कोई भी परियोजना, आज इन्होंने नल घर योजना जो केंद्र सरकार की योजना थी, उसका पिछले 5 साल में इतना बंदर बांट किया कि नल घर योजना वाले जैसी महापौर जी बैठी मिनल चौबे जी, वैसे ही उन्होंने छत्तीसगढ़ से अपना बुरिया बिस्तर उसके पहले ही हैंड ओवर कर दिया उन्होंने, बैक डेट में साइन करके, और लापता हो गए। आज देखिएगा तो आधे से ज़्यादा शहर में पानी की विकराल समस्या पैदा हो गई। अगर उन्होंने सही तरह पर काम करते तो क्यों ऐसा होता है? आज सब जगह पानी भर रही। 15 साल उन्होंने शासन किया, किस स्थिति में किया? आज सब जगह पानी भर रहा है। शासन से पैसे लिए उन्होंने, ऐसा तो नहीं काम की नहीं। आज उनका पूर्णतया बहुमत में काम किया नगर निगम में। और हम महापौर जी से अपेक्षा रखते हैं, और अच्छा अपेक्षा रखते हैं कि हमारी सरकार है और नगर निगम में भी है, राज्य में भी है और केंद्र सरकार में भी है। और आप कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकाल है उसको पोल खोलने की बात करें, लेकिन जब कोई पार्टी लगातार 15 साल मतलब 3 बार जीत कराती, तो कहीं ना कहीं काम की जनता का विश्वास उन पर रहता है। और दूसरी बात, जब हम इसी कार्यक्रम में चर्चा किए थे सर पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी के साथ और ढेबर जी के साथ, उनका कहना था कि जो विकास की गति वही है रायपुर में, 0 से लेकर 100 तक पहुँचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर 0 से 100 तक होता तो आप ही कोई भी स्मार्ट सिटी का जिन्होंने प्रोजेक्ट किया, कोई भी पानी का इन्होंने योजना लागू किया, कोई भी जगह सीपेज सिस्टम अगर बनाया है नाली का, तो बाढ़ क्यों आती है? आखिर में इतनी बड़ी बाढ़ आने का कारण क्या है? सारे शहर में अवैध कब्जे कराए उन्होंने, सारे शहर में। आज ये हाल है कि रायपुर स्मार्ट राजधानी है, और आप कौन से क्षेत्र में जाके अपनी गाड़ी लेके, कार लेके जा सकते हैं? बताइए। अगर कोई क्षेत्र में आज कांग्रेस सरकार दावा करती, नगर निगम 15 साल में सुशासन की सरकार दिया उन्होंने, तो अगर दावा करके बता दे किस क्षेत्र में शहर में कार ले जाके दिखा सकते हैं। पूरी तरह से इन्होंने ठेला युक्त कर दिया था। आज आप देखेंगे जब से भाजपा की सरकार आई है, इन गुमटियों को हटाने का कार्य करना चालू किया, तो उन्होंने क्या किया? बोले शहर से हटा रहे हैं, सबको तोड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, राजधानी का रूप कैसे डेवलप होगा? आप अपने घर में कार रखते हैं, कभी इमरजेंसी में आपको सिटी से निकलना पड़ जाए तो आप किधर से निकलेंगे? आप यही सोचते हैं ना, इधर तो जाम होगा, इधर तो जाम होगा। कोई तो कल्पना करके चला होगा इन्होंने। नगर निगम का कार्य ही होता है नल घर, पानी, बिजली देना। नगर निगम का कार्य नहीं होता कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपना फ़ोटो खिंचा के चले जाना। कोई ऐसा का चीज़ बता दे एजाज ढेबर जी कि इस चीज़ को हमने डेवलप किया है राजधानी में। कहीं पर भी ऐसा कोई नहीं नज़र आएगा। केवल भाजपा के जो कार्य थे, उन्हीं को पुराने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, उन्हीं में अपनी फ़ोटो छपा के लटकाया है उन्होंने। जितने का सरकार काम पर खर्चा नहीं करती, उससे कहीं ज़्यादा अपना खर्चा बैनर, पोस्टर, विज्ञापन में कर देती है। जनता का भला आखिर क्यों नहीं समझ पा रही है? जनता का भला तो ऐसा होता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया ही एक माध्यम बन गया है राजनीति का। हमने भी नहीं सोचा था, हमने भी कभी अपने बैनर पोस्टर लगाते होते ना तो आज बड़े नेता बन जाते। बाहर से दूसरी पार्टी से लोग आते हैं, कांग्रेस से भाजपा में बड़े बड़े पोस्टर लगा के नेता बन के दिखा देते हैं। तो ये सोशल मीडिया ही आजकल ज़माना ये हो गया, बड़े बड़े बैनर पोस्टर बड़े लोगों के लगाइए
और अपनी राजनीति चमकाइए। नीचे ग्राउंड लेवल में उनकी क्या स्थिति है कोई नहीं है, इसलिए बैनर पोस्टर की ही राजनीति में बहुत खुश होते लोग। पर हमारा कार्य है कि हम नीचे ग्राउंड लेवल में काम करें और लोगों के बीच में जाएं तो पब्लिक खुश होती है। पर बड़े लोगों को ये चीज़ सोचना समझना चाहिए कि इस प्रिंट मीडिया से अच्छा है कि हम लोग सोशल मीडिया छोड़ें और ग्राउंड लेवल में उतरें, काम करें। जी, ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी को 70 में से 60 वार्डों में जीत मिली है और महापौर के लिए एक प्रचंड जीत के साथ मीना चौबे जी को मेयर का पद मिला है। क्या लगता है एक महिला संभालने में सक्षम है राजधानी जयपुर को? क्योंकि जिस प्रकार से राजधानी में क्राइम बढ़ता जा रहा है, अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है। ये तो एक सरकार की योजना कि 33% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। ऐसा नहीं कि महिलाएं ही कार्य नहीं कर सकती, महिलाएं कार्य क्यों नहीं कर सकती? आज महिलाएं ही अधिकतर बड़े बड़े पदों पे बैठी हुई। हमारी राष्ट्रपति जी भी, राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी जो बैठी हुई हैं वो भी एक महिला है। अगर हम महिलाओं की इस प्रकार से उपेक्षा करेंगे तो हम कैसे चला पाएंगे? वो महिला हैं और संघर्ष की राजनीति करके आगे बढ़ी हैं, 2-2 बार 3-3 बार पार्षद रही हैं और एक एक चीज़ को नगर निगम में जानती कि किस प्रकार कार्य होता है नगर निगम में, किस प्रकार से लोगों के बीच में जाके अब उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को करना है। उसी ढंग से तो नगर निगम में उन्हें इस प्रकार से जिताया। 1.5 लाख वोटों से जीती हैं वो। पहले भी किरण मणि नायक थी, जीती, कोई जीता है उनका वो नहीं रहा। लेकिन एक महिला को आज की जन कल्याणकारी में महिलाओं के बीच में वो अपनी बातों को महिलाएं उनसे बोल सकती हैं खुल के। पुरुषों से बोलने में उनका संकोच लगेंगे, लेकिन महिलाओं को महिलाएं बोल सकती हैं। और हमारे देश की जनसंख्या आज की डेट में आधी महिलाएं भी हैं, इसलिए महिलाओं को भी बराबर मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले ईडी की छापेमारी छत्तीसगढ़ में हुई है जो लगातार चल रही है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जी को गिरफ्तार किया गया, अभी रिमांड पर है। उनके जन्मदिन के दिन ऐसा छापेमारी को किस प्रकार देखते हैं और जो कार्रवाई की गई ईडी के द्वारा इसको कितना सही मानते हैं आप? ये तो मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ, राजनीति में जितना गंदा पिछला 5 साल कार्यकाल रहा है, एक जिस प्रकार से बोलते थे कि भिलाई में एक नया सीएम हाउस बना हुआ है। रायपुर सीएम हाउस में उतने कार्य होते थे कि जितने लीगल भी पे होते थे, लेकिन अनैतिक कार्य जितने भी होते थे भिलाई में होते थे। तो जब बूंद बूंद घड़ा भर जाता है तो कब किस डेट पे आए गए तो किसी को पता नहीं रहता किस दिन किसकी गिरफ्तारी होगी, किस दिन वो उनकी गिरफ्तारी है। वो तो एक बड़ा वो रहा है। अब उसके बारे में हम क्या बोलेंगे? हम तो छोटे कार्यकर्ता, हम बड़ों लोगों से बैर लेंगे तो हमारा भी तो भी आज की डेट में राजनीति के उस शिखर में नहीं पहुँचे कि हम बड़ों के बारे में कुछ टिप्पणी कर सकें। जी, भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में लगभग 20 माह पूरा हो चुका है। किस प्रकार से देखते हैं विकास की गति किस ओर बढ़ रही है? क्योंकि इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी दोनों उप मुख्यमंत्री अमृत शाह और विजय शर्मा जी के साथ में। उनका कहना है कि जो भी वादे किए गए थे चुनाव के दौरान लगभग 90% से 95% वादा पूरा किया जा चुका है। देखिए, वादे पूरे करने की कोशिश की गई जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था। महतारी बंधन, आप किसानों को जो बोनस है, किसानों को जो कई योजनाएं जिनको उन्होंने दिया, इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं जो कागज़ में हैं, लेकिन हम सरकार से अपेक्षा यही करते काम कार्यकर्ता है कि जो पब्लिक में आज की स्थिति में पुकार है। आज जिस प्रकार से हम अपने शहर में निकलते हैं तो हम वो पुराना 5 साल खोजना चाहते हैं। जब हम 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में छोड़ा था तो उस प्रकार से इस राज्य में दुर्घटनाएं नहीं हो रही थी, नशाखोरी इतनी नहीं बढ़ी थी, शराब इतनी तेज़ी से नहीं बिक्री हो रही थी, ये रोड रास्ताओं में इतना जाम नहीं लगता था। पर उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने बोला नरवा घुरवा बाड़ी, उस दह पे उन्होंने प्रवेश किया था भाजपा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। लेकिन नरवा घुरवा बाड़ी तो थोड़ा आज शहर में हर तरफ वही चल रहा है कि कहीं भी देखिए तो हम अपने बच्चों को एक ही चीज़ बोलते हैं कि शाम को 7 बजे के बाद बेटा घर आ जाना। क्यों? कि जो पुराना जो ढर्रा चल रहा है वो ढर्रा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसका मतलब ये है कि जो नशाखोरी है वो अपने चरम सीमा पे पहुंच गई है। आज के युवाओं को हम कैसे सिखाएंगे कि आपको काम में करना है, ये काम करना है, क्योंकि उसके ऊपर में नशा चढ़ते जा रहा है।
नशा एक ऐसा हमारे समाज के लिए घातक हो रहा है कि मैं एक ही चीज़ बोलूँगा अपनी सरकार से भी और आने वाली पीढ़ी को भी कि इस नशे से बच के रहिए, क्योंकि आपको अभी जीवन देखना है। और हमारा तो जीवन आज 52 साल हो गया है, हमने अपना जीवन की वो शिखर पार कर लिया कि अब हमारे को बिगाड़ने की कोशिश भी करेंगे, हम नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन उनको बिगाड़ने में तिनका लगता है। जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक रखते हैं हरीश ठाकुर जी? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ तो ऐसी है कि किसी की ख़त्म नहीं होती हैं। हर आदमी एक चाहता है कि इसके बाद ये मिले, ये मिले, लेकिन एक आदमी की इच्छा होती है कि भगवान जो दे खुशी से स्वीकार कर लो। पर कभी कभी दिल से लगता है कि वो मेरे पीछे आया और वो केवल वही काम किया जो हमारे दिल में नहीं था, किसी के बड़े नेता के पीछे घूमने का। मेरे एक स्वयं से स्वभाव रहा है, मेरे माँ बाप ने कही सीखे, चापलूसी मत करना बेटा, बहुत आगे बढ़ोगे। उसी सिद्धांत पे चल रहा हूँ, देखता हूँ बाकी कब जी आगे मौका मिलेगा। अगर राजनीति में नहीं आ रहते तो क्या करते, कौन से फील्ड में जाके अपना करियर बनाते? क्या आपको क्या मतलब किस फील्ड में जाने के लिए आप सोच सकते थे राजनीति के अलावा? मैं उस समय डॉक्टरी के पेशे में मेरे फादर ने एडमिशन कराया था। मैं जाने का तो मेरी इच्छा थी कि बीएससी भी कर रहा था और मैं उस समय पीएमटी होता था, पीएमटी का एक बार एग्ज़ाम दिया था और उसको मैं कुछ कोशिश तक पहुंचा था, लेकिन फिर राजनीति के बोलते वो दौर था तो मैंने पीएमटी को छोड़ के बीए को बीएससी को फर्स्ट ईयर छोड़ के फिर सेकेंड ईयर बीए में जो है किया, फिर बीए चालू किया और ऐसा राजनीति में। जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप समय निकाले, हमारे साथ चर्चा की, अपने अनुभव साझा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे, आपके चैनल ने जो ये कार्यक्रम चालू किया तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चालू किया। कम से कम आम कार्यकर्ता जो अपने दिल की बात को बोलना चाहता है वो कुछ तो बोल सकता है, और कोशिश यही है कि कभी आगे और हम बढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद करेंगे जी, यही उम्मीद रखते हैं। तो आप सुन रहे थे एक आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरीश ठाकुर जी को, जिनका कहना है कि वो कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किए थे, अभी भी अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। अगर पार्टी जो भी पद देते, दायित्व देते, उसको निर्वहन कर देंगे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।